आपने जो बोला सही बोला कि हर घर में एक व्लॉगर है। एक्चुअली आपको ऐसा बोलना चाहिए था कि हर घर में एक आर्टिस्ट है। ओके, सो सोशल मीडिया से पैसे कैसे कमाते हैं ये बताइए। माइक्रोसॉफ्ट का जो बिंग है उसमें डेली का खर्चा जो आता है वो 2 करोड़ रुपए खर्चा आता है सिर्फ चैट जीपीटी को ऑपरेट करने का। ओके। ऑपरेशन कॉस्ट, क्योंकि 5 साल बाद जो जेनजी है उनके हाथ में फ़ोन आ जाएगा और वो बहुत ही स्मार्ट हैं, पीछे छोड़ देंगे। थोड़ा सा समझ के चलना पड़ता है कि यार जब हम लोग प्रमोशन कर रहे हैं तो इसका प्रमोशन कितने लेवल तक करना चाहिए। होता है जब इन्फ्लुएंसर्स थोड़ा सा अपने राहों से भटकते हैं तो ऐसा हो जाता है। लोकल बिजनेसेस के प्रमोशन में इन्फ्लुएंसर्स का क्या रोल है उसमें? देखो, पॉडकास्ट का भविष्य बहुत सुंदर है। ये अभी और चलेगा 10 साल, क्योंकि इसमें आपको मिलता है वैल्यूएबल कंटेंट। आपसे एक रॉ सवाल पूछने वाला हूँ। इस फील्ड में भी पॉलिटिक्स और बुलिंग जैसी चीज़ें होती है। सोशल मीडिया के डार्क ट्रूथ के बारे में बताइए। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टीआर पॉडकास्ट के क्रिएटर स्पेशलिस्ट एपिसोड में। मेरा नाम है तोष रावत। दोस्तों, आज के समय में सोशल मीडिया में हर कोई ग्रो करना चाहता है और उससे पैसे भी कमाना चाहता है। कंटेंट क्रिएशन से लेकर उस कंटेंट से पैसे बनाने तक आज आपको सोशल मीडिया की बहुत ही यूज़फुल नॉलेज मिलने वाली है, क्योंकि आज पेश होने जा रहे हैं छत्तीसगढ़ रायगढ़ के एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर मिस्टर लक्षदीप चंद्रा, जिन्होंने 6 साल पहले एक इंस्टाग्राम पेज की शुरुआत की थी अपने शहर रायगढ़ सिटी के नाम से, जिसमें वो अपने शहर के कल्चर, ट्रेडिशन और आर्ट को प्रेजेंट करने के साथ आज वो इस पेज से बिजनेस भी बना रहे हैं। हमने सोशल मीडिया के पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों साइड्स को इस एपिसोड में हाईलाइट किया है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, हमारे इस पॉडकास्ट का थीम है आप लोगों को स्मार्ट बनाना, और इसी थीम के लिए इस वीडियो को स्पॉन्सर किया है प्रिंट इन द प्रिंटिंग हब ने। प्रिंट इन बनाती है इस तरह के कस्टमाइज टी शर्ट्स आप ही के चूज किए हुए डिज़ाइन में। इसकी प्रिंट क्वालिटी और टी शर्ट की क्वालिटी इसे बनाती है बेस्ट कस्टमाइज टी शर्ट्स ब्रांड फॉर एवरीवन विद हाई क्वालिटी एंड अफोर्डेबल प्राइसेस। सो अभी ऑर्डर करिए डिस्क्रिप्शन पर दिए गए प्रिंट इन के व्हाट्सएप नंबर पर और पहनिए अपना खुद का स्टाइल। टीआर पॉडकास्ट के साथ स्मार्ट बनिए और प्रिंट इन के साथ स्मार्ट दिखिए। बट नाउ एंजॉय करिए इस पॉडकास्ट को और सीखिए सोशल मीडिया के बारे में। स्वागत है आपका प्रिंट इन प्रेजेंट तोष रावत पॉडकास्ट में, और आपका स्वागत है मिस्टर लक्षदीप चंद्रा सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आपको सर बुलाऊं या ब्रदर बुलाऊं? भैया बोला। ओके भैया। और हमारे रायगढ़ सिटी में ये पहला पॉडकास्ट चैनल है, और इस पॉडकास्ट को हम पूरे छत्तीसगढ़ में और भारत में वन ऑफ द स्मार्टेस्ट पॉडकास्ट चैनल बनाना चाहते हैं, और उसके लिए आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है हमें। एंड इसीलिए आपको मैं थैंक यू सो मच कहना चाहता हूँ बहुत दिल से कि आप हमारे पॉडकास्ट में आए। और आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद मेरे को यहाँ बुलाने के लिए। ओके। और बहुत अच्छा आप लोग का ये मतलब पॉडकास्ट का सीज़न में देखा हूँ। पहले भी जो वीडियोस आए हैं अच्छा कंटेंट था, उसमें वैल्यूएबल कंटेंट था लोगों के लिए। ओके, थैंक यू। सो मेरे लिए भी अच्छा एक प्लेटफॉर्म है अपने आप को एक्सप्रेस करने का। आपसे बहुत सी बातें करनी है, बट अपन कोशिश करेंगे बहुत से ज़्यादा वैल्यू प्रोवाइड करने की ऑडियंस को। आप छत्तीसगढ़ में रायगढ़ सिटी के वन ऑफ द टॉप क्रिएटर हो, और आपसे आज कंटेंट क्रिएशन के बारे में हर चीज़ सीखनी है। बट उससे पहले आप ऑडियंस को बता दीजिए, अपने बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन दे दीजिए। मेरा नाम लक्षदीप चंद्रा है। मैं रायगढ़ छत्तीसगढ़ का रहने वाला हूँ, और मेरा जो प्राथमिक जो पढ़ाई हुआ, मेरा प्राइमरी जो स्कूल्स था, मैं क्लास 1 से लेके क्लास 8 तक डीएवी पब्लिक स्कूल में था छाल में, जो रायगढ़ से शायद 60-70 किलोमीटर दूरी पे है। और उसके बाद मैं क्लास 9, 10, 11 और 12 यहाँ इंडियन स्कूल में आके पढ़ा। पीछे में है अपने, अब तो नाम खैर चेंज हो गया है उसका। एंड देन मैं कॉलेज के लिए मैं मैथ्स यूनिवर्सिटी गया था रायपुर के, एंड वहाँ 2 साल पढ़ने के बाद मैं वहाँ से ड्रॉप आउट ले लिया। एंड सेम स्ट्रीम में मैं यहाँ जिंदल में ज्वाइन किया, जिंदल कॉलेज को। उस समय जिंदल यूनिवर्सिटी बन चुका था, एंड मैं पहले बैच में था जिंदल यूनिवर्सिटी के। एंड 2018 में मैं पास आउट हुआ हूँ। पास आउट होने के बाद मैं भिलाई गया, वहाँ से अपनी आगे की जर्नी चालू किया। जब मैं कॉलेज में था जिंदल में, उसी समय ये पेज का आइडिया आ गया था अपने पास, क्योंकि पहले से ही मैं बहुत सारे पेजेस बनाता था। कौन से ईयर की बात है ये 17 की बात है, जब रायगढ़ सिटी बना। उससे पहले मेरे पास मीम पेजेस थे, थीम पेजेस थे, सेलिब्रिटीज़ के पेजेस थे। सो मैंने देखा कि उसमें ना
थोड़ा ग्रो करना आसान है, बट उसमें से रेवेन्यू बहुत मुश्किल है। रेवेन्यू का जो सोर्स होता है उसमें थोड़ा सा लोगों के लिए ये जानना ज़रूरी होगा कि अपने नीश के हिसाब से आपको रेवेन्यू का वो होता है, सोर्स क्रिएट होता है। अगर नीश अच्छा नहीं है तो आपका जो रेवेन्यू का सोर्स होगा वो भी थोड़ा सा प्रॉब्लम दे सकता है। तो उस हिसाब से मैंने देखा कि रायगढ़ का जो पेज है ऐसा कोई था नहीं उस समय। फेसबुक में था बट इंस्टाग्राम में नहीं था। मैंने सर्च किया, रायगढ़ का कोई नहीं था। छत्तीसगढ़ का भी उस समय बहुत कम थे, तो मैंने रायगढ़ का बनाया और उसमें आगे फिर कंटिन्यू। आपने ग्रेजुएशन किस फील्ड में की है? सिविल इंजीनियरिंग। ड्यूड सेम ईयर। इंजीनियर्स की बात ही कुछ और होती है। अपना काम छोड़ के सबका काम करते हैं। सो आपका बैक लगा कभी? मैथ्स में मेरा बैक लगा था, इसलिए मैं छोड़ा वहाँ को। अच्छा। और वो सिविल का सब्जेक्ट था भी नहीं, वो कंप्यूटर का सब्जेक्ट था और मेरे को उसमें 1 नंबर के लिए फेल किया था, सिर्फ 1 नंबर के लिए। और वो कॉलेज, यार ऐसे बोलना तो नहीं चाहिए ऐसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में, बट अगर कहीं किसी का 1 नंबर से अगर किसी कॉलेज में अगर बैक लगा है ना, तो वो होता है कि किसी टीचर का कोई खुन्नस होगा वो। तो मैं उस चक्कर में पिला गया था। ये इंजीनियरिंग कॉलेज में एक सच्चाई है। सच्चाई है, सच्चाई है इसमें। अगर आपका 1-2 नंबर से आप फेल हुए हो और आपको लगता है कि यार मैं 1-2 नंबर से फेल नहीं हो सकता था, मतलब आपको साजिश करके फंसाया गया है, आपको फेल किया गया है ताकि आप अगले बार के लिए थोड़ा सा उनसे थोड़ा सा नज़र छुपा के बचो, नज़र झुका के चलो। ये है। और आई फील कि इंजीनियरिंग कॉलेज की मेंटलिटी बहुत अलग होती है। वहाँ इतना ज़्यादा घिसाई होने के बाद एक प्रेशर झेलने का एक मेंटलिटी फॉर्म हो जाता है। वो सही बोल रहे हो आप, बहुत ही, मतलब देखो मैं 2 कॉलेज स्विच किया। ओके, मैं भी, है ना, आप भी सेम। अब सेम बनता है एक बार। तो क्या हुआ कि वहाँ भी उतना ही प्रेशर था, यहाँ भी उतना ही प्रेशर था। बात करें यहाँ की तो यहाँ ज़्यादा प्रेशर था, क्योंकि यूनिवर्सिटी बन चुका था नया नया, इनको भी एकेडमिक्स अपने दिखाना था, अपना बताना था कि बच्चे हैं, पढ़ते हैं। तो यहाँ तो और ज़्यादा हम लोग को मतलब काम था, बहुत ज़्यादा प्रेशर था पढ़ाई का भी, और अपना जो भी असाइनमेंट्स होते हैं, जो भी अपना प्रोजेक्ट होता है, तो होता है यार, हर फील्ड में होता है। और जितने भी कंप्यूटर हो गए, चाहे आप मैकेनिकल में जाओ, इलेक्ट्रिकल में जाओ, किसी में भी जाओ, सब में वो आपको प्रेशर और वो झेलना पड़ता है। शायद इसीलिए इतने प्रेशर झेलने के बाद जो मेंटलिटी फॉर्म होती है, इसीलिए शायद इंजीनियर्स जो हैं किसी फील्ड में जाके मतलब स्विच करके वहाँ छा जाते हैं। हाँ, ये है, एकदम परफेक्ट है। आपका सबसे मुश्किल सब्जेक्ट कौन सा था? मेरा था स्ट्रक्चरल था। स्ट्रक्चर एंड मैकेनिक्स। हाँ, स्ट्रक्चर एंड मैकेनिक्स। तो उसमें थोड़ा सा वो नंबर याद करना उसमें मुश्किल था, कांस्टेंट। अब यार एक के का मतलब इतना के पढ़ चुके थे ना, 10वीं से लेकर अब तक अभी तक के आ ही रहे हैं। हर के का कुछ अलग वैल्यू, एक अलग मतलब है। 4-4, 5-5 पेज का आंसर लिखना होता है तो फिर इसमें, और एक ही आंसर में 5 बार के आया, हर 5 का के का जो वैल्यू है वो अलग होगा, अलग फॉर्मूला होगा, अलग सब चीज़ होगा। वही इसीलिए ना जो इंजीनियर्स हैं उनके माइंड के साथ बहुत ज़्यादा इतना घिसाई होता है, इसीलिए वो थोड़ा सा क्रिएटिविटी ज़्यादा होती है उनमें। है ना? हाँ। ओके, सो आपने अभी आपके कंटेंट क्रिएशन की जर्नी के बारे में बात करते हैं। शुरू से बताइए कि रायगढ़ सिटी पेज बनाने का आइडिया कैसे आया और इसको अब तक आपने कैसे यहाँ तक लेके आए, क्योंकि कंटेंट क्रिएशन की फील्ड में ऐसा होता है कि आप सस्टेन तरीके से ग्रो करना, अभी भी आपका पेज ग्रो हो रहा है, रायगढ़ सिटी को आप रिप्रेजेंट कर रहे हो, तो शुरू से बताइए आपकी जर्नी के बारे में। देखो, मैंने पहले आपको बताया कि मेरे पास पहले मीम पेज था। तो जो मीम पेज था और जो सेलिब्रिटीज़ के पेजेस थे अपने पास, वो सब मैं अकेले नहीं बनाया था, मेरे फ्रेंड्स लोग के साथ मिलकर बनाया था। और नाम तो नहीं लूँगा लोग का, क्योंकि यही रायगढ़ की ही हैं वो लोग। एंड बाद में ऐसा हुआ कि कुछ कारणवश उनको वो पेज किसी और को बेचना पड़ गया। एक अच्छा डिसेंट अमाउंट था बेचने का, कोई ऐसा नहीं था कि दूसरा कारण हो, अच्छा अमाउंट मिल रहा था तो उन्होंने बेच दिया मेरे बिना कंसर्न के, मेरे से पूछे ही नहीं। सो मेरे को लगा कि यार इतना मेहनत तो मैंने किया, एंड जो मेरे को अमाउंट मिल रहा है वो मेरे को वर्थ ऑफ मनी और वर्थ ऑफ टाइम नहीं लगा। आपने किसी चीज़ पे 6 महीने साल भर काम किया और आपको उसका 2000 मिल रहे हैं, तो वो नहीं लगा मेरे को, वर्थ इट नहीं लगा। सो मैंने उसी के शॉप के सामने खड़ा होके एक और नया पेज बनाया, एंड उसका नाम रखा रायगढ़ सिटी। और वहीं से मैं
अपना जो कंटेंट था, जर्नी था, वो चालू किया। पहले तो हम लोग फ़ोटोज़ डाला करता था, मैं पहले फ़ोटो डालता था नॉर्मल, जो मेरे फ़ोटोज़ उसमें फ़ोन में थे। फिर थोड़ा सा मैं गूगल का भी सहारा लिया, थोड़ा सा फेसबुक का भी सहारा लिया, क्योंकि मैं बताया ना फेसबुक में पेज बन चुका था पहले से। न्यूज़पेपर्स का सहारा लिया, क्योंकि न्यूज़पेपर्स में वो फ़ोटोज़ रहते थे, न्यूज़ आर्टिकल्स उस समय थे तो उसमें भी रहते थे, अभी भी हैं। बट ऐसा करते हुए कंटेंट आगे बनता गया। फिर एक समय ऐसा है कि फ़ोटोज़ जो है ना, पूरे छत्तीसगढ़ में तो ऐसा पेजेस बनना चालू हो गए थे, हर शहर का कुछ ना कुछ बन रहे हैं, फ़ोटोज़ सब कोई डाल रहे हैं। बट एक फिर बीच में एक आपको भी उस चीज़ को पता चला होगा, इन्फोग्राफिक्स का टाइम आया। उसमें इन्फोग्राफिक्स में क्या करना रहता था कि आपको कुछ इन्फोज हैं, कुछ इन्फॉर्मेशन है, उसको शेयर करने रहते थे। कोविड के पहले की बात कर रहा हूँ मैं। तो वैसा मैंने चालू किया धीरे धीरे, पोस्टर्स, कुछ क्रिएटिव आर्ट है ना, वैसा धीरे धीरे चालू किया बनाना। तो वहाँ से पता चला कि यार ये फॉन्ट क्या होता है, पीएनजी क्या होता है, बैकग्राउंड, फोरग्राउंड, एंड वो सारी जो छोटी छोटी टेक्निकल चीज़ें होती हैं ना, ग्रेडियंट क्या होता है, कैसे हम लोग मास्क कर सकते हैं, जो भी छोटी छोटी टेक्निकल चीज़ें हैं वहाँ से पता चलती गई। एंड फोटोज़ एंड वीडियोज़ का जो कॉन्सेप्ट होता है एकदम सिमिलर होता है, बस फोटोज़ स्टिल सब्जेक्ट है, वीडियो ये है वो चलता हुआ सब्जेक्ट है। तो वही सारी जो चीज़ें हैं वो धीरे धीरे मेरे को वीडियोज़ में जब मैं स्विच हुआ, पिछले साल की बात है, नहीं पिछले साल 2 साल हो गए लगभग, कोविड के बाद वीडियोज़ का टाइम आ गया था। अपने पास ऐसा फ़ोन भी आ गया था जिसमें वीडियोज़ मतलब अच्छे खासे अच्छी क्वालिटी के वीडियोज़ बनते थे। तो फिर वीडियोज़ में स्विच हुए। वीडियोज़ में फिर उस समय जब था तब गाने का वीडियोज़, ट्रेंडिंग सॉन्ग यूज़ किए, एक 4-5 क्लिप लगाए एंड रील रेडी। तो वैसा टाइम था वो, तो उस टाइम पे भी ग्रो किए। फिर अभी जो आ रहा है वो इन्फो वीडियोज़ आ रहे हैं, मतलब पहले जैसे इन्फो फोटोज़ आते थे वैसे ही अब इन्फो वाले वीडियोज़ आने चालू हुए हैं। वो भी क्रिएटिविटी के साथ में, कुछ वेक्टर इमेज दिखा दिए, कुछ उसमें इलस्ट्रेशंस दिखा दिए। तो वो जो छोटी छोटी चीज़ें हैं वो वीडियोज़ को और अच्छा बनाती हैं। एसएफएक्स वीडियोज़ में जो साउंड इफेक्ट्स आते हैं, तो वो सब चीज़ें अब सीख रहे हैं धीरे धीरे और अपने आप को और ग्रो कर रहे हैं। सो बेसिकली कंटेंट क्रिएशन की फील्ड में अगर आप खुद को अपडेट करते जाओगे ट्रेंड के साथ, और ये सारी चीज़ें हैं जैसे आपने बताया कि पहले फ़ोटोज़ से शुरू किए, फिर इन्फोग्राफिक्स, फिर वीडियोज़, और अब भी अपडेट होते जा रहे हो, तो शायद आपके सस्टेन होने का ये रीज़न है कि आप डेट टू डेट अपडेट होके अपडेट कर रहे हैं खुद को, अपने पेज को। इसीलिए देखिए, अभी भी मैं जिन पेजेस को फॉलो करता हूँ, शुरू से उनको मैं फॉलो करते आ रहा हूँ, और वो भी धीरे धीरे अपने आप को अपग्रेड कर रहे हैं, अपने आप को कुछ ना कुछ सुधार कर रहे हैं। और जिन्होंने सुधार नहीं किया वे आज कहीं नहीं हैं, वे उसी जगह पे रुक गए हैं, या फिर वो पेज छोड़ चुके हैं, या फिर किसी और ने उनके पेज को पकड़ के कुछ और अपने बिजनेस चालू कर दिया है। तो अगर कोई अपने आप को अपग्रेड नहीं करता है, अगर उस जगह से अपने आप को निकाल के कहीं और लेके नहीं जाते हैं, तो उसी जगह पे वो रह जाते हैं। तो अपने आप को अपडेट करना बहुत ज़रूरी है, और अपने आप को हमेशा अपडेट करते रहिए, क्योंकि वर्ल्ड में ये जो सोशल मीडिया है उसमें एक बहुत ही फेमस चीज़ है ट्रेंडिंग मतलब अपने आप को अपग्रेड करना। अगर आप ट्रेंडिंग में नहीं चलोगे, अपने आप को अपग्रेड करके नहीं चलोगे, सो वो कोई काम नहीं आएगा, बाद में आपको उस चीज़ को झेलना पड़ेगा। सो ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जितने भी हैं, इसमें एल्गोरिदम्स का कितना रोल है एज ए कंटेंट क्रिएटर के लिए? देखिए, एल्गोरिदम जो है वो एक प्रकार से मान के चलिए आपका गाड़ी है जो आपको एक जगह से दूसरी जगह लेके जाएगा, व्हीकल है वो, एक साधन है। तो एल्गोरिदम को सपोर्ट करना बहुत, मतलब जैसे इंस्टाग्राम का एल्गोरिदम अलग है, फेसबुक का अलग है, यूट्यूब का अलग है, सबका एल्गोरिदम अपना अपना एक अलग वो है, क्योंकि सब में अलग अलग ऑडियंस है। ऑडियंस को ही देख के एल्गोरिदम बने हैं, है ना। आप ऑडियंस नहीं हैं, आप कंटेंट क्रिएटर हैं। अगर आप एल्गोरिदम को देख रहे हैं मतलब आप ऑडियंस को ही देख रहे हैं कि यार हाँ, जो ऑडियंस है वो क्या चीज़ पे अभी फोकस। पहले हैशटैग का ज़माना था, लेकिन अब वो हैशटैग का ज़माना जा चुका है, रिलेवेंट नहीं है अब। हाँ, रिलेवेंट नहीं है। मैं बिना हैशटैग के मैं बहुत सारे पोस्ट करता हूँ आज के डेट में, क्योंकि मेरे को पता है कि यार वो हैशटैग का ज़माना गया। अब आदमी को सिर्फ सुनना है और देखना है, मतलब जो है अब लैंग्वेज बैरियर नहीं रहे तो वीडियो चलेगा, देखने वाले देखेंगे। अगर लैंग्वेज बैरियर है तो वो अपना जो क्षेत्र है उस क्षेत्र में चलेगा। छत्तीसगढ़ी में अगर कंटेंट बनाना चालू करूँ तो छत्तीसगढ़ के ही तक वो सीमित हो जाएगा। अगर मैं हल्बी में भाषा चालू करूँ तो हल्बी जहाँ पे बोलते हैं सिर्फ वहीं तक सीमित हो जाएगा। अगर मैं यूनिवर्सल लैंग्वेज में, अगर इंग्लिश में मैं कंटेंट बनाऊँ तो ऑल ओवर वर्ल्ड में देख सकते हैं। हिंदी में बनाऊँगा तो ऑल ओवर इंडिया में देखेंगे। तो एल्गोरिदम जो है, मैं बताया, एल्गोरिदम पीपल को देख के बनाया गया है। जैसे ऑडियंस रहेगी वैसा एल्गोरिदम है। आपको एल्गोरिदम को फॉलो कर रहे हो तो आप ऑडियंस को फॉलो कर रहे हो, अगर आप ऑडियंस को फॉलो कर रहे हो मतलब एल्गोरिदम को फॉलो कर रहे हो।
और सबसे ज़रूरी बात यह है कि एल्गोरिदम, अगर आपको किसी एक प्लेटफॉर्म में सब चल, देखो एक बार में एक ही प्लेटफॉर्म में आप अच्छे से वर्क कर पाओगे, दूसरा प्लेटफॉर्म आपका छूटते ही जाएगा। मेरा अपना अगर मैं खुद का ड्रॉबैक बताऊं तो मेरे यूट्यूब नहीं चल पा रहे हैं। इंस्टाग्राम में मैं भले ही मेरे को पता है कि हाँ थीम पेज बना के कैसे ग्रो करना है, सेलिब्रिटीज़ के पेज कैसे बनाने हैं, दुकान वालों का अगर कोई है तो कैसे पेज बनाना है, कैसे उसको रन करना है, एवरीथिंग आई नो। बट अगर यूट्यूब की बात करोगे तो यूट्यूब में थोड़ा सा एल्गोरिदम चेंज हो जाते हैं। उसको आप फ़ोन से अपलोड करोगे तो कोई मतलब ही नहीं है यूट्यूब में। हाँ, यूट्यूब में फ़ोन से अपलोड करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जो 16-17 स्टेप होते हैं ना, वो 16-17 स्टेप को एकदम कम करके वो केवल 2-3 स्टेप में ही डाल देते हैं। अपलोड, रीनेम, देन फिर उसमें अपलोड। डिटेल फीचर नहीं होते फ़ोन पे। हाँ। और वहीं अगर आप लैपटॉप से करोगे तो आपको उसमें हर एक चीज़ मिलता है। फिर चाहे वो आपको हैशटैग डालने का हो, फिर चाहे वो आपको आई बटन डालने का हो, या कैप्शन डालने का हो, या जो भी हो, एवरीथिंग आप उसमें कर सकते हो। तो कुछ चीज़ें होती हैं, अगर आपको अच्छे से सपोर्ट करके मतलब अपने एल्गोरिदम को समझना है तो आपको उस प्लेटफॉर्म को समझना पड़ेगा कि कैसे उसमें हम लोग को काम। सेम अगर मैं इंस्टाग्राम का वेबसाइट खोलूँ और वहाँ पे लैपटॉप से इंस्टाग्राम में वीडियो अपलोड करूँ तो इट विल नॉट रन। वैसे तो ऑप्शन नहीं आता, लैपटॉप से ऐड करने का ऑप्शन नहीं आता अपलोड करने का, अगर आ भी गया तो वो वर्क नहीं करेगा। ओह, मतलब अलग अलग कॉन्सेप्ट है दोनों के। हाँ, दोनों के अलग अलग कॉन्सेप्ट हैं। फेसबुक का मैं उतना नहीं बोल सकता, फेसबुक तो वैसे भी आजकल ज़्यादा लोग प्रेफर नहीं करते चलाना उसमें। टाइम पास के लिए फेसबुक आई थिंक यूज़ करते हैं लोग। हाँ। और जो जितने भी जो कंटेंट क्रिएटर्स हैं और जो बिजनेसेस भी हैं, इंस्टाग्राम ही अभी प्रीफर कर रहे हैं, इंस्टाग्राम पे ही। आज के समय में हर घर में एक ब्लॉगर है और ब्लॉगिंग के निश में बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, यू नो दैट। सो अगर कोई स्टार्ट करना चाहता है आज के टाइम पे ब्लॉगिंग, या फिर जो कर रहे हैं ऑलरेडी, उनको क्या एडवाइस दोगे आप? देखो, आपका जो भी कंटेंट है या फिर जो भी नीश है, जिसको हम लोग बोल सकते हैं कि आपको जिस भी चीज़ में हॉबी है आप उसमें कंटेंट बनाओ, वो ज़्यादा बेनिफिट रहेगा, आपको बेनिफिशियल रहेगा, क्योंकि उसको आपको करने में बोर नहीं लगेगा। मैं यहाँ पे इसलिए टिका हुआ हूँ क्योंकि मेरे को ये काम अच्छा लगता है। मैं सुबह उठते ही साथ एक वीडियो अपलोड कर देता हूँ, रात को सोते टाइम एक वीडियो अपलोड कर देता हूँ, दोपहर में अगर खाना खा रहा हूँ तो एक वीडियो अपलोड। क्यों? क्योंकि आई नो कि मेरे को अगर इस चीज़ में रहना है तो मेरे को काम अच्छा भी लगना चाहिए। एंड मैंने देखा है कि आपने जो बोला सही बोला कि हर घर में एक व्लॉगर है। एक्चुअली आपको ऐसा बोलना चाहिए था कि हर घर में एक आर्टिस्ट है। ओके। हर घर में एक आर्टिस्ट है, और वो आर्टिस्ट कंटेंट क्रिएटर अगर बन गया तो ज़्यादा बेनिफिट देगा अपनी फैमिली को, है ना। मैंने कुछ दिन पहले एक पोस्ट देखा था किसी का, जिसमें वो बोल रहा था कि मैं तो आर्टिस्ट बन गई, बचपन से आर्टिस्ट हूँ, मेरे को बनाना आता है ड्राइंग वगैरह, लेकिन मेरे को वीडियो बनाना नहीं आता। मैं भले ही पूरे घर में रंगोली बना दूँ, लेकिन मुझे नहीं पता कि इसको रिकॉर्ड कैसे करना है, मुझे नहीं पता कि एडिट कैसे करना है, मुझे नहीं पता कि सॉन्ग कौन सा डालना है। सो दैट इज़ द पॉइंट कि आपको अगर आप आर्टिस्ट हो तो आपको कंटेंट क्रिएटर भी बनना पड़ेगा। आपको ये पता होना चाहिए कि वीडियो कैसे एडिट करते हैं, वीडियो कैसे बनाते हैं, तभी आप एक अच्छे वो बन पाएंगे क्रिएटर, जो भी फील्ड में अगर आप आगे बढ़ना है वो कर पाएंगे। मेरे को तो लगता है कि जितने भी प्रोफेशन हैं, मैं कुछ साल पहले सुना था कि वर्ल्ड में 3000 प्रोफेशन हैं। अब वो होगा, बट जितने भी प्रोफेशन है ना, सब कोई इंटरनेट से, सब कोई अपने चैनल से, सब कोई अपने पैसे कमा सकते हैं। बस उनको ये पता होना चाहिए कि अपने प्रोफेशन को ऑनलाइन कैसे लेके जाना है। करूँ बात में एक लड़के की, वो है वीडियोग्राफर। एक्चुअली उसका दुकान है, छोटा सा गले किनारे का किराने का दुकान है, वो सामान वगैरह बेचते हैं अपने घर में, घर से ही लगा हुआ दुकान है। उसकी मंथली आय होगी करीब 8-10 हज़ार होगी उस दुकान से, लेकिन वो यूट्यूब से 70 से 80 हज़ार कमाते हैं मंथली। वाह। वो सिर्फ अपना व्लॉगिंग डालते हैं, दिन भर रिकॉर्ड किया, शाम को एडिट करते हैं। कहाँ से? वो है शायद मध्य प्रदेश के हैं। ओके। क्योंकि उसका वॉइस वगैरह मेरे को मध्य प्रदेश के ही लगा, मतलब जिस टोन में बात करते हैं वो। तो वो लड़के का मेरे को ये बात अच्छा लगा कि वो डेली एक वीडियो डालते हैं, डेली वो नया चीज़ करने की कोशिश करते हैं। वो हमेशा अपने जो उसके दिखने वाले हैं, उसके जो व्यूवर्स हैं, उनको कुछ नया चीज़ प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं। और वो है छोटा सा दुकान वाला, और अपने दुकान की ही वीडियो डालते हैं कि आज हमारे दुकान में ये ख़त्म हो गई तो मैं इसको लेने गया, है ना, या फिर ऐसे ग्राहक आए थे तो, है ना, ऐसे मतलब वो अपना एक कंटेंट क्रिएट करके चल रहे हैं। तो छोटे से दुकान से वो सिर्फ 7 हज़ार कमाते हैं
लेकिन इस छोटे से दुकान में बैठ के वीडियो बनाने का, उसी दुकान को वीडियो बनाने का 70-80 हज़ार कमाते हैं. दैट इज़ द डिफरेंस बिटवीन अ क्रिएटर एंड आर्टिस्ट. ओके, ये मैंने भी सुना था. जाकिर खान बोलते हैं कि हर एक इंसान एक आर्टिस्ट होता है. कंटेंट क्रिएटर्स भी एक आर्टिस्ट के ही एक फॉर्म है, क्योंकि वो अपनी क्रिएटिविटी को उतार रहे हैं वहाँ पे वीडियोस के थ्रू और बातों के थ्रू. एंड आप भी एक आर्टिस्ट हैं. ओके, रायगढ़ सिटी पेज को मतलब इतना पॉपुलर हो गया पेज, इतना बड़ा पेज है अभी के टाइम में. कॉन्स्टेंटली आपने अच्छे से कंसिस्टेंटली इसको मैनेज करके रखे हुए हैं. तो इसका कल्चर आप रायगढ़ को बता रहे हैं. सो मैं ये पूछना चाहता हूँ आपसे कि अब तो रायगढ़ का बात हो रहा है, छत्तीसगढ़ में और भी इतने सारे पेजेस हैं और भी सिटीज़ के, तो वो कैसे मैनेज हो रहे हैं? वो मतलब उनसे कनेक्शन है आपके? हाँ, है ना. अमूमन सभी लोग से कनेक्शन है. हाँ, क्योंकि अगर नए क्रिएटर से तो मैं उनसे ज़्यादा कनेक्टेड नहीं हूँ, लेकिन अगर पुराने अगर हैं तो वो उनसे है कनेक्शन है. भले ही जो रायपुर से आगे जो शहर हैं, राजनांदगांव हो गया, कांकेर वांकेर, उधर के नहीं हैं. रायपुर भिलाई दुर्ग तक अपने कनेक्शन हैं, और कुछ कनेक्शन बस्तर तरफ के भी हैं. अपार्ट फ्रॉम ब्लॉगिंग, आप जानते हैं कि बहुत सारे वैरायटी हैं सोशल मीडिया में कंटेंट के. सो छत्तीसगढ़ में कंटेंट क्रिएटर्स के लिए क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं अभी तो अपॉर्चुनिटी है यार, क्योंकि ये स्टेट ग्रो हो रहा है अभी. ठीक है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले जो बताया, एक बच्चे का कहानी बताया जो दुकान में बैठा हुआ है, वो तो सिर्फ एक छोटे से गांव का, एक छोटे से दुकान का स्टोरी था. वैसा बहुत सारे स्टोरी है यहाँ, बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर्स के पास बहुत सारी यहाँ पे इंफॉर्मेशन देने के लिए है लोगों को. और मेरे को लगता है कि हर एक गांव का भी अगर पेज बन गया एक तो भी कम ही है, क्योंकि हर गांव में कुछ ना कुछ स्टोरीज होती हैं, हर गांव में लोग हैं, हर गांव में कुछ ना कुछ न्यूज़ चल रहा है, कुछ ना कुछ हो रहा है. वैसे भी हमारा देश त्योहारों का देश है, हर महीना कुछ ना कुछ होना ही है. सो बहुत अपॉर्चुनिटी है. अगर कोई इसको ग्रैब करना चाहता है तो अभी ग्रैब कर सकते हैं. 5 साल का और टाइम है, क्योंकि 5 साल बाद जो जेनजी है उनके हाथ में फ़ोन आ जाएगा, और वो बहुत ही स्मार्ट हैं, वो लोग पीछे छोड़ देंगे. तो जो हमारे उम्र के अभी लोग हैं जो ये सब करना चाह रहे हैं, वो अभी से स्टार्ट कर दें. या फिर जो हमसे ऊपर के एज के लोग हैं, जो मेरे को आता है फ़ोन रायगढ़ में बहुत सारे जो 35-40 साल के यूट्यूबर्स हैं, तो अगर वो भी अपने आप को अपग्रेड कर लें अभी से तो अच्छा रहेगा. क्योंकि वो जेनजी अगर एक बार एंट्री कर गई इस फील्ड में तो फिर सस्टेन, हम लोग के जैसे लोगों का सस्टेन करना थोड़ा मुश्किल होगा. राइट. इसका रीज़न ये है कि हम लोग जो है टेलीविज़न देख के बड़े हुए हैं, बट जो जेनजीज हैं अभी वो सोशल मीडिया और फ़ोन से ही बड़े हो रहे हैं, तो उनको ज़्यादा एडवांस पता है इसके बारे में. हाँ, ज़्यादा एक्सप्लोर करने को मिल रहा है. हम लोग क्या कर सीख रहे हैं, वो लोग क्या ऑलरेडी उनके एक प्लेटफॉर्म बना दिया जाएगा उनके लिए. ऑलरेडी ऑब्जर्वेशन के लिए इतने सारी चीज़ें रहेंगी. ये सही बोल रहे हैं आप. इन फ्यूचर कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो सकता है और कंज्यूमर भी बढ़ेंगे. आई थिंक डिमांड बढ़ रहा है, लोग देख रहे हैं, तो ग्रो होगा ही, सोशल मीडिया ग्रो होगा. और अगर उसको अपने साथ आपको मतलब ग्रो होना है सोशल मीडिया के साथ अपने आप को, तो आपको इस फील्ड में उतरना पड़ेगा. देखो, जो दिखता है वो बिकता है यार. अगर दिखेगा ही नहीं लोगों को तो कहाँ से पता चलेगा कि कोई है. अभी हाल कुछ दिन पहले एक मैंने सीरीज़ चालू किया है, तो जो सीरीज़ है उसमें क्या हुआ है कि कुछ लोग मेरे को मैसेज किए कि भैया आप मेरा नहीं बना रहे हो कंटेंट. मैंने गया उसके पेज में जाके देखा, ब्लॉक मतलब वो करके रखे हैं, क्या बोलते हैं, प्राइवेट अकाउंट बना के रखे हैं. यार प्राइवेट अकाउंट में आपके कंटेंट को कौन देखने आएगा? आप कितना भी अच्छा काम कर लो, अगर आपका अकाउंट ही प्राइवेट है तो उसका रीच कहाँ से जाएगा? अगर 400 आपके फॉलोअर हैं तो 300 लोग ही देखेंगे मैक्सिमम, 400 लोग ही देखेंगे मैक्सिमम. उसमें भी आप मेरे को कोलैबोरेशन भेज रहे हो तो ना तो मेरे को पता चल रहा है ना कुछ हो रहा है. आपका सीधा फ़ोन आ रहा है कि मैंने भेजा है, आप देख नहीं रहे हो. तो वो थोड़ा सा जो चीज़ होता है ना, ऐसे अकाउंट्स भी आपको अप्रोच करते हैं. हाँ, मतलब उनका चैनल लॉक है, वो प्राइवेट है और उनको अपना प्रमोशन कराना है. तो वैसा थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है. लोगों को समझना पड़ेगा कि जो दिखता है वो बिकता है. अगर आप आर्टिस्ट हो तो अपने अकाउंट को खोल के रखो, उसमें आर्टिस्टिक चीज़ें डालो, जो आता है आपको वो डालो, तो वो आपको ज़्यादा बेनिफिट देगा, किसी भी टाइम पे बेनिफिट देगा वो. कुछ इन्फ्लुएंसर्स हैं जिनको मैंने ऑब्जर्व किया ये चीज़
कि अपने कंटेंट के थ्रू उन्होंने अच्छी खासी फॉलोइंग बना ली है, बट एक टाइम के बाद वो ग्रोथ नहीं पा रहे, वो लोग ग्रोथ नहीं हो पा रहे उनका क्या रीज़न लग रहा है? कंटेंट? हाँ, कंटेंट, क्योंकि आपने जो बोला मैंने भी ऑब्जर्व किया है, रायगढ़ में भी हैं, छत्तीसगढ़ में भी हैं, और आउट ऑफ छत्तीसगढ़ से भी लोग यहाँ आते हैं। वैसे मैं देखा हूँ, उनसे भी बात किया हूँ, मिला हूँ। वे लोग ट्रेंडिंग टाइम पे अपना ट्रेंड लेके गए। जब ट्रेंडिंग चीज़ था, उनका जो कंटेंट जब ट्रेंडिंग में था, तब वो अच्छा खासा ग्रो किए। रायगढ़ की मैं सन्नी की बात करूँ, जानते हैं आप सन्नी को? सन्नी? मैं उसका शॉर्ट नेम ले रहा हूँ, उसका नाम नहीं बता रहा हूँ पूरा। ओके है ना? तो फोटोग्राफी फीवर, ओके, है ना, वो ऑल ओवर इंडिया में उनका वायरल होता था कंटेंट। सो वीडियोस अच्छे थे उनके, बट वो जो ट्रेंड था वो चला गया। उनके एस्थेटिक वीडियोस में 5-6 क्लिप्स लगे हैं, एक बढ़िया लूफी सॉन्ग चल रहा है, तो वो टाइम अब गया, वो 1 साल पहले जा चुका है। और उनके जो फॉलोअर्स हैं वो उतने के उतने ही हैं अभी, तो उनको थोड़ा सा अपग्रेड करने का है। वैसे ही अगर मैं और भी क्रिएटर्स की बात करूं तो जिस चीज़, अच्छा एक चीज़ मैं बहुत प्यारा चीज़ सुना था, जो चीज़ आपको यहाँ तक लेके आई है ना, वो चीज़ आपको आगे लेके नहीं जाने वाली। ओके। वो चीज़ आपको यहाँ तक लाके छोड़ दी, अब आप यहाँ पे जो भी चीज़ अब आपके पास है वो चीज़ आपको ऊपर लेके जाएगी। जैसे एग्जांपल करें, मैं इस पॉडकास्ट सेटअप की बात करूँ, आपके मन में कुछ आइडिया आया होगा कि पॉडकास्ट स्टार्ट करते हैं, पॉडकास्ट आपने स्टार्ट किया, यहाँ तक आए। अब यहाँ पे जो चीज़ें हैं ना, वो आपको पॉडकास्ट और ऊपर लेके जाएंगी, समझ रहे हैं ना? तो ऐसी होती हैं सोशल मीडिया की लाइफ, कि जो चीज़ आपको ऊपर लेके जाएगी, एक टाइम के बाद वो और पुश करना छोड़ देगी, आपको वहाँ से अपग्रेड करना पड़ेगा, अपना लेवल बढ़ाना पड़ेगा, फिर अपना लेवल बढ़ाना पड़ेगा, अपग्रेड होना पड़ेगा। ओके ओके। अब थोड़ा बिजनेस की बात करते हैं, ये मेरा फेवरेट टॉपिक भी है, क्योंकि बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर्स हैं, और जो आई फील कि बहुत से लोग जो कंटेंट बनाते हैं, अच्छी खासी फॉलोइंग भी है उनकी, बट उनको मोनेटाइज करना नहीं आता है। सो सोशल मीडिया से पैसे कैसे कमाते हैं, ये बताइए। सोशल मीडिया से पैसे कमाने के बहुत सारे तरीके हैं। एक तो आपको एक बिज़नेस देगा पैसा, किसी का भी सामने वाला बिजनेस है, आप उसका प्रमोट करो, वो पैसा देगा। दूसरा, आपको सोशल मीडिया खुद देगी पैसा, अगर आप एक अच्छे क्रिएटर हैं, अगर आपके में अच्छे खासे वैल्यूबल कंटेंट हैं, अगर आप वैल्यू प्रोवाइड करते हैं, तो सोशल मीडिया में भी मोनेटाइजेशन का ऑप्शन रहता है, फिर चाहे इंस्टाग्राम हो, चाहे यूट्यूब हो, चाहे फेसबुक हो। तो ये दोनों तरीके हैं पैसा कमाने के। तीसरा है एफिलिएट मार्केटिंग। एक मिनट, एफिलिएट मार्केटिंग को एक बार ब्रेक डाउन करिए, क्या होती है एफिलिएट मार्केटिंग? एफिलिएट मार्केटिंग होती है कि यार किसी और के पास सामान पड़ा हुआ है, किसी थर्ड पर्सन को वो सामान चाहिए और आपको बीच में मीडिएटर। एफिलिएट मार्केटिंग के भी बहुत सारे रूप होते हैं, बट जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो ये है कि किसी और के पास सामान रखा है, किसी और को चाहिए, और आप हैं बीच में मीडिएटर। बेसिकली एफिलिएट मार्केटिंग ये होती है कि हमको ना तो प्रोडक्ट बनानी है ना खरीदनी है, किसी और के प्रोडक्ट को हम मार्केटिंग के थ्रू उसको सेल करवाएंगे, एंड देन उससे कमीशन अपने को मिलेगा। हाँ, हम तो इसमें भी अब देखिए ज़माना बदल रहा है। जो पहले MLM जो बोलते थे ना, जिससे लोग डरते थे, 4 कदम दूर भगते थे, वो भी इस चीज़ में आ चुकी है, जो इस चीज़ को ख़राब कर चुकी है, गंदा बना चुकी है। तो मोस्ट ऑफ द एफिलिएट मार्केटिंग वाले जो होते हैं वो ऐसे ही करके आगे बढ़ रहे हैं, और इसके चक्कर में नाम ख़राब हो चुका है इस चीज़ का। बट अगर देखा जाए तो आज के डेट में सबसे बड़ा एफिलिएट मार्केटर अगर कोई है तो अमेज़ॉन। आपने कोई भी एक आपने कोई भी एक प्रोडक्ट का वीडियो बनाया, उसको आपने अपने सोशल मीडिया में डाला, एंड अमेज़ॉन का एफिलिएट लिंक जो होता है उसको आपने शेयर किया, लोग खरीदे, एंड आपको बेनिफिट हुआ। ये था असली एफिलिएट मार्केटिंग। बहुत सारे वेबसाइट्स में ऐसा होता है, बट जो MLM वाले हैं उन्होंने थोड़ा सा गंदा करके रखा है इस चीज़ को। वे आपको महंगे में सामान बेचते हैं और आपको बोलते हैं कि आप जुड़ जाइए, आपको बेनिफिट रहेगा, आप किसी और को जुड़ेंगे तो और आपको बेनिफिट मिलेगा। तो इस तरह से वो लोग एफिलिएट मार्केटिंग को थोड़ा सा डिस्टर्ब कर किए हैं, लेकिन एफिलिएट मार्केटिंग है। और पैसे कमाने के और भी बहुत सारे तरीके होते हैं यार, अगर यहाँ बैठे तो फिर वो चला जाएगा, खत्म नहीं होगा। यूट्यूब पे आप जाके सर्च कर सकते हैं, गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं, और आप तो AI चैट भी आ गए हैं, उससे भी सर्च कर सकते हैं। चैट जीपीटी है, माइक्रोसॉफ्ट का बिंग है, सब फ्री टूल्स हैं। माइक्रोसॉफ्ट का जो बिंग है उसमें डेली का खर्चा जो आता है वो 2 करोड़ रुपए खर्चा आता है। 2 करोड़ किस चीज़? बिल गेट्स को जानते हैं? हाँ, उसके जेब से निकलता है 2 करोड़ रुपए डेली का, सिर्फ चैट जीपीटी को ऑपरेट करने का। ऑपरेशन कॉस्ट, मतलब उस चीज़ को ऑपरेशन कॉस्ट 2 करोड़ रुपए डेली कोई आदमी खर्चा कर रहा है, और आपको सिर्फ वो फ्री में दे रहे हैं कि आप और इसको इस्तेमाल करो। फिर भी लोग उस चीज़ का नॉलेज नहीं है कि यार इसको कैसे जाके इस्तेमाल करें। मोस्ट ऑफ माई जो वीडियोज़ होते हैं उसके जो स्क्रिप्ट होते हैं मैं वहीं से निकालता हूँ।
मी टू। है ना। बहुत सारे लोगों के इन्फॉर्मेशंस मैं वहीं से निकालता हूँ। बहुत सारे अगर मेरे को कुछ जानना रहता है या कुछ खोजना रहता है, चाहे मैं अपने इन्वेस्टमेंट की बात करूँ या फिर मैं कहीं घूमने की बात करूँ, मैं सब उसी से पूछता हूँ। गूगल गया आप, गूगल का टाइम ख़त्म, सब बिंग या फिर चैट एआई से ही पूछना ज़्यादा सही है आज की डेट में। सो चैट जीपीटी के बारे में बेसिकली ऑडियंस की अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं ये बता दूं कि चैट जीपीटी पार्टिकुलरली आपके लिए एक आपका असिस्टेंट है। आप उससे कुछ भी क्वेश्चन कर सकते हैं, क्वेश्चन करना आना चाहिए, उसके हिसाब से आपको आंसर दे देंगे वो। जी जी, एकदम सही बोला आपने। सवाल पूछोगे तो जवाब मिलेगा, और सही सवाल पूछोगे तो सही जवाब मिलेगा, है ना। तो सवाल जिसको सही पूछना आता है उसके लिए बिंग जो है या फिर जो चैट बोट है, एआई जो चैट है, वो बहुत ही अच्छा चीज़ है जिसको सवाल अच्छा पूछने आता हो। सो बेसिकली कंटेंट क्रिएटर्स के लिए भी ये एआई जो आया है अभी चैट जीपीटी, बहुत आसान कर दिया उनके स्क्रिप्टिंग के लिए, कंटेंट रिसर्च के लिए। और प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग करके एक नया जॉब इन्वेंशन हो रहा है इसमें इस फील्ड में, कि जैसे आप कोडिंग, कोई कोडर है उसको पूरा कोड लिखना पड़ता था पहले। चैट जीपीटी की वजह से ये हुआ है कि आपको कोड लिखना नहीं है, आपको बस प्रॉम्प्ट लिखना है कि आप किसके ऊपर कोड बना रहे हो, और उसके ऊपर आपको कोड बना के दे देगा। प्रॉम्प्ट मतलब लोगों को समझा दो, वो बस आपको लाइन लिख के देना है हाँ। कि मुझे फूड का ऐप चाहिए। हाँ। एंड वो जो सिस्टम है या फिर वो जो वेबसाइट है वो आपको उस फूडिंग का वो ऐप बना के दे देगा। या फिर आपको घूमने का चाहिए, आपको बुकिंग का चाहिए, आपको किसी भी चीज़ का ऐप चाहिए, बस आप उसमें लिख के दे दो कि मुझे इस चीज़ का ऐप चाहिए, ऐप लाल रंग का होना चाहिए, आपको सब चीज़ वो बना के दे देगा आज के डेट में। अगर आपको प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग सीखनी है तो गूगल में ये फ्री में डीप लर्निंग करके है एक वेबसाइट, वहाँ पे जो चैट जीपीटी ओपन एआई के जो फाउंडर्स हैं वो खुद इंजीनियर्स हैं, वो खुद वहाँ पे सिखा रहे हैं, वहाँ से आप सीख सकते हैं। और आई फील कि जब दो इंजीनियर्स बात करते हैं तो एक अलग लेवल का बात होता है। हाँ। ये बहुत अच्छा लग रहा है मेरे कन्वर्सेशन। आई लव पॉडकास्टिंग विद यू। थैंक यू। रियली। ओके, लेट्स गेट द पॉइंट। हम पैसे कमाने की बात कर रहे थे सोशल मीडिया के थ्रू, और कौन कौन से सोर्सेस हैं? देखिए, सोर्सेज तो बहुत सारे हैं, लेकिन अपने आप को ना हम लोग को रेडी करना रहेगा कि हम उस पैसे को संभाल पाएँ। क्योंकि मैंने देखा है कि जिनके पास पैसा अच्छा खासा आ रहा है ना, वो उसको मैनेज नहीं कर पाते, और जिनके पास मीडियम आ रहा है वो उस चीज़ को मेंटेन कर लेते हैं। अच्छा पैसा आना मतलब क्या, अच्छा पैसा जब आता है ना तो आदमी खर्चे बढ़ जाते हैं, है ना। बाकी अगर आप बोलोगे कि पैसा कैसे कमाया जाए, तो मैंने बताया एफिलिएट मार्केटिंग और ये सब वो सब, तो आप एक बार इसको ट्राई कर सकते हो। अगर आपके पास कम समय है तो आप कोर्सेज भी ले सकते हो, क्योंकि मैंने देखा है कि बहुत सारे जो यूट्यूब है, यूट्यूब में कोर्सेज आते हैं, यूट्यूब में ही कैसे वीडियो बनाएं। तो वो जो कोर्सेज होते हैं, अगर आप अच्छा जगह से लोगे, अच्छे किसी बंदे का लोगे, तो उसमें आपको सब चीज़ सिखाया जाता है कि एडिटिंग कैसे करना है, कब अपलोड करना है, कैसे अपलोड करना है। जो मैंने बताया ना शुरू में 18 स्टेप होते हैं अपलोड करने के, SOP बोलते हैं, शेड्यूल ऑपरेटिंग प्रोसेस है कुछ नाम है उसका। तो वो सारी चीज़ों को अगर आप सीख जाते हो तो आपको एक अच्छा इनकम सोर्स क्रिएट कर सकते हो। ये भी इम्पोर्टेंट है कि सीखना किससे है। हाँ, सीखना किससे बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अच्छा गुरु रहेगा तभी एक अच्छा शिष्य बन पाएगा। तो मैं आपको कुछ लिंक दे दूंगा नीचे में, आप वीडियो में डाल दीजिएगा। तो वो जो टीचर्स हैं वो अच्छे खासे टीचर्स हैं, उनसे आप जाके सीख सकते हो, और उनसे आप क्रिएशन क्या है, वीडियो क्रिएट करना अगर आपको आ गया तो पैसे कमाने आ जाएंगे। क्योंकि जितने भी क्रिएटर्स हैं पहले उनको क्रिएटर बनना पड़ता है, बाद में वो अपना फाइनेंस की जर्नी स्टार्ट करते हैं। तो आपको पहले अच्छा क्रिएटर बनना पड़ेगा, उसके बाद आप पैसे अच्छा कमा सकते हैं। बिजनेस पर्सपेक्टिव से मेरा सवाल है, मैं सोशल मीडिया मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग और इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग को हाईलाइट करना चाहूँगा, क्योंकि जो Tier 1 और Tier 2 सिटीज़ के जो बिजनेस ओनर्स हैं वो लोग इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग और ये डिजिटल मार्केटिंग यानी सोशल मीडिया मार्केटिंग को तवज्जो देते हैं, इंपॉर्टेंस और पोटेंशियल को जानते हैं। यहाँ के मार्केट के बारे में आपको पता है, यहाँ के बिजनेस ओनर्स की मेंटलिटी क्या है इस बारे में? मैं छत्तीसगढ़ लेवल की बात करूँ या रायगढ़ लेवल की? दोनों बात करिए। देखो, मैं अगर मिला जुला बताऊँ तो यहाँ के जो बिजनेस ओनर्स हैं वो अभी रायगढ़ के, हाँ रायगढ़ के, उनको सोशल मीडिया से उतना फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि उनके मेन कस्टमर्स तो ऑन डोर में ही आते हैं उनके। और अगर अचानक से उनके पास ऑनलाइन ग्राहक आना चालू हो गए तो उसको मेंटेन भी नहीं कर पाएंगे, मेरे को ऐसा लगता है। क्योंकि बहुत ही तामझाम वाला चीज़ होता है ऑनलाइन बिजनेस करना। आपको सर्विस भी देना है, आपको प्रोडक्ट भी अच्छा चाहिए मतलब देना है, और आपको ये भी है कि वो कस्टमर फिर से आए,
तब वो आपका बिजनेस सक्सेसफुल हो पाते हैं। रही बात इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग की, तो कुछ जो है वो संस्थान जो हैं, कुछ होटल्स हैं, कुछ बिजनेस में हैं, वो लोग इस चीज़ पे आगे काम कर रहे हैं, वो लोग इस चीज़ को सपोर्ट करते हैं। बट हमारे यहाँ के जो इन्फ्लुएंसर्स हैं उनको वहाँ तक अप्रोच करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम जाते हैं। अगर मैं रायगढ़ की बात करूँ तो यहाँ 15-20 इन्फ्लुएंसर्स होंगे, अच्छे खासे। ओके, और भी होंगे, बट अगर मैं अपने लेवल की बात करूं तो 15-20-25 आराम से निकल जाएंगे। अभी हाल हमने जो वो कराया था तो उसमें करीब 55 लोग आ गए थे। क्रिएटर मीटअप जो कराए थे उसमें क्रिएटर इन्फ्लुएंसर दोनों थे, माइक्रो भी थे, वो भी थे। तो उनको उस बिज़नेस तक अप्रोच कराना, वो जो है मतलब XYZ एक होटल है, उनको अपने यहाँ कुछ इवेंट कराने हैं जिसमें सभी के सभी उनको बुलाना चाहते हैं इन्फ्लुएंसर्स को। तो उनके पास या तो इन्फ्लुएंसर्स का नंबर नहीं है या फिर इन्फ्लुएंसर को पता ही नहीं कि वहाँ कुछ होने वाला है। एक मीडिएटर की ज़रूरत पड़ रही है। ओके, इसको ब्रेक डाउन करते हैं। व्हाट इज़ इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग? इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग मतलब जितने भी इन्फ्लुएंसर्स हैं, आप अपने ऑडियंस के पावर के थ्रू किसी भी बिजनेस को आप बूस्ट कर सकते हो। किसी भी आदमी का जो सेटअप है उसको आप अपग्रेड, मतलब उसको आप लोगों तक पहुंचा सकते हो कि हाँ इस जगह पे ऐसा ऐसा काम हो रहा है, आप यहाँ आके विजिट कर सकते हैं, देख सकते हैं, अपने ऑडियंस को बता सकते हो। बेसिकली ये एक इन्फ्लुएंसर है जिसकी अच्छे खासे फॉलोइंग है। ये एक ब्रांड है या बिजनेस है और इनको इन्फ्लुएंसर के थ्रू अपने प्रोडक्ट और सर्विस का प्रमोशन करवाना है टू रीच लार्जर ऑडियंस। अगर देन इट इज कॉल्ड इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, राइट? हाँ, पहले जैसे न्यूज़पेपर में होता था वही न्यूज़पेपर की जगह अब इन्फ्लुएंसर्स आ गए हैं। सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंसर्स आ गए हैं, क्योंकि ऑडियंस तो दोनों के पास है, न्यूज़ वालों के पास भी ऑडियंस है, इन्फ्लुएंसर के पास भी ऑडियंस है। यहाँ पे फ़र्क ये हो जाता है कि इन्फ्लुएंसर्स को थोड़ा सा बेनिफिट ये मिलता है कि वो एक पर्सनल आइडेंटिटी है, तो उसका जो भी कमीशन होता है वो पूरा का पूरा रख सकता है। रही बात न्यूज़ एजेंसीज की, तो उसमें डिस्ट्रीब्यूट होता है, ऐसे सैलरी डिस्ट्रीब्यूट होता है, ऐसे सर्विस डिस्ट्रीब्यूट होता है, तो उसमें थोड़ा सा कमाई का जरिया थोड़ा सा कम हो जाता है। बट इन्फ्लुएंसर अगर चाहे तो अच्छा खासा अमाउंट कमा सकता है। मतलब जो बड़े शहर हैं, जैसे टेलीविज़न में जो सेलिब्रिटीज़ लोग, बॉलीवुड या क्रिकेट सेलिब्रिटीज़ जो एडवर्टीजमेंट करते हैं उनको बहुत ज़्यादा अमाउंट देना पड़ता है। अभी थोड़ा सा मैं रिसर्च करता हूँ इसके बारे में, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग के बारे में। इन फ्यूचर मुझे बिजनेस करना है इस फील्ड में, है ना। सो वहाँ पे क्या होता है कि एक सेलिब्रिटी का अगर 10 करोड़ रुपया या 5 करोड़ रुपया दे रहे हैं, देन अगर आप कोई 10 बड़े इन्फ्लुएंसर्स को पकड़ लेते हो तो आपको उतना बजट में बहुत ज़्यादा रीच आ जाएगा, जिससे ब्रांड की वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। सो अभी बहुत सारे बिजनेसेस जो हैं और ब्रांड्स इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग का बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। हमारा जो इसमें इन्फ्लुएंसर्स हैं उनकी भी थोड़ी सी एक इसमें सपोर्ट चाहिए रहती है। जैसे मैं अगर कहीं जाता हूँ और मेरे को बोला जाता है कि एक वीडियो बनाना है, तो मैं वीडियो बना कर देता हूँ। लेकिन जब मेरे को सामने वाला बोलता है कि यार मेरे को और इन्फ्लुएंसर से वीडियो बनवाने हैं, तो मैं फिर अपने कॉन्टेक्ट में जितने भी हैं उन सबको बताता हूँ कि यार ऐसा ऐसा यहाँ है, आइए। वही अगर मैं उल्टा कर दूँ तो जो इन्फ्लुएंसर्स हैं वो उनको ये लगता है कि अगर मैं कर रहा हूँ यहाँ का तो मेरे को अच्छा पैसा मिल रहा है, अगर कोई और आ गया तो मेरा कट हो जाएगा। ओके, तो हाँ, पॉसिबिलिटीज़ है कि कट जाएगा। जो 10,000 मिल रहा था वो हो सकता है 8,000 मिले। बट आप ये देखिए कि आपके थ्रू किसी और को भी एक वो मिला, अपॉर्चुनिटी मिला। अगर मान लीजिए सामने वाले को अपॉर्चुनिटी मिला है, अगर उसको कहीं और से अपॉर्चुनिटी आ रहा है तो आपको भी कॉल करेगा, है ना। तो जो एक नेटवर्क होता है लोगों का, उसको अगर मेंटेन करके चलेंगे तो उसमें ज़्यादा बेनिफिट होगा इन्फ्लुएंसर्स का। तो इसमें कंटेंट और नीश का एक गेम हो सकता है कि आप पार्टिकुलर किसी एक चीज़ पे अच्छे से फोकस करो और उसी नीश के रिलेटेड कितने सारे बिजनेसेस हैं उनसे स्पॉन्सरशिप आ सकता है। हाँ, ये हो सकता है आराम से, कोई बड़ी वो नहीं है इसमें। अगर मान लीजिए कोई एक लड़की है, वो अपना कंटेंट बनाती है, किसी वोकल म्यूज़िक पे कंटेंट बनाती हैं, तो उनको वैसा मिलेगा। अगर कोई एक लड़का है, अगर वो किसी और टॉपिक पे वीडियोस बनाते हैं इन्फॉर्मेशन, तो उसको वैसा बिजनेस मिलेगा, ठीक है ना, प्रमोशन के लिए। बट कुछ ऐसे भी होते हैं जहाँ पे दोनों की ज़रूरत पड़ती है। मैं मोस्टली अगर मैं बोलूँ तो होटल्स में, क्योंकि होटल्स में सभी प्रकार के लोग जाते हैं खाना खाने। हाँ। चाहे वो लिपसिंग देख रहे हो, चाहे वो इन्फॉर्मेशनल देख रहे हो, होटल्स में तो जाएंगे ही वो खाना खाने कुछ ना कुछ तरीके से। तो कुछ कुछ जगहों पे दोनों की ज़रूरत पड़ती है। और अभी हाल चुनाव का टाइम था, तो आपने भी देखा होगा रायगढ़ में जो चुनावी माहौल के टाइम पे जो सोशल मीडिया था वो कैसे ऊपर नीचे हो रहा था। कुछ लोग किसी एक पर्टिकुलर सिंबल का लेके घूम रहे हैं, तो कुछ लोग सबको लेके घूम रहे हैं,
है ना, सब सिंबल का प्रमोशन डाल रहे हैं। तो होता है जब इन्फ्लुएंसर्स थोड़ा सा अपने राहों से भटकते हैं तो ऐसा हो जाता है। बट उस चीज़ को हमको थोड़ा सा समझ के चलना पड़ता है कि यार जब हम लोग प्रमोशन कर रहे हैं तो किसका प्रमोशन कितने लेवल तक करना चाहिए, ताकि बाद में हमको प्रॉब्लम ना हो कि अब जैसे देखिए जिसने सबका प्रमोशन किया आज की डेट में उसको प्रमोशन मिलना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा, क्योंकि सबको पता चल जाएगा यार इसने 10 जन का किया था, अगले बार इसको शायद ही अप्रोच करेगा वो। और जिसने केवल एक का किया था तो उसका कंफर्म ही है कि अगले बार भी उसको मिलेगा। वैल्यू अपने बनाना पड़ेगा। बाकी मैं तो अवॉइड करूँगा लोगों को कि आप जो पॉलिटिकल वो है उसमें कम ही जाएं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इन्फ्लुएंसर्स के लिए नहीं है इन्फ्लुएंसर्स के लिए नहीं है। इन्फ्लुएंसर्स के लिए तब तक अच्छा है जब तक उनको वो कैश मिल रहा है या फिर जो भी है ना, रॉयल्टी मिल रहा है। बट वो रॉयल्टी या फिर जो कैश है वो आपको बाद में खुशी नहीं देगा, लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा नहीं है। हाँ, क्योंकि जिस दिन रिजल्ट आता है उस दिन फिर आपके ऊपर उंगली उठेगा, या तो आपने अच्छे से प्रमोशन नहीं किया या तो आप ही ने प्रमोशन किया। तो दोनों उंगली आप ही के ऊपर उठेगा और दोनों अच्छा उंगली नहीं है। राइट। सो अकॉर्डिंग टू यू एक बिजनेस, लोकल बिजनेस स्पेशली मैं यहाँ पे मेंशन करना चाहूँगा, लोकल बिजनेसेस के प्रमोशन में इन्फ्लुएंसर्स का क्या रोल है उसमें? देखिए लोकल बिजनेस जो है वो ये चाहता है कि मेरा सामान जल्द से जल्द बिक जाए, उसको ये फ़र्क नहीं पड़ता कि यहाँ बिके कि कहीं बिके। बड़े मार्केट वाले जो हैं वो भी चाहते हैं अपना सामान तो सबको अपना बेचना चाहते हैं, कहीं भी बिके। लेकिन इन्फ्लुएंसर्स जो हैं अगर उनके पास नीश जो है या फिर ऑडियंस जो है वो बाहर की है तो उनको थोड़ा सा प्रॉब्लम जाता है। अगर मैं अपनी बात करूँ तो मेरा पेज का भी नाम रायगढ़ है, लोग भी यहाँ रायगढ़ के जुड़े हुए हैं। तो यहाँ के जब मैं मार्केट में जाके कुछ प्रमोशन करता हूँ तो आराम से उस बंदे को ऑडियंस मिल जाते हैं या फिर बोलो खरीदार मिल जाते हैं लोकल लेवल पे। अगर वही कोई बंदा है जो बाहर में है और वीडियोस बनाता है और यहाँ के वो ऐसा मार्केटिंग करता है तो वो लोकल बिजनेस वाले को नुकसान होता है उसमें, क्योंकि आपने 10,000 रुपये मान लीजिए दिया और उसने वीडियो बनाया और आपको उसके रिटर्न में केवल 1,000 रुपये आ रहा है या फिर 2,000 आ रहा है, तो वो आपको बिजनेस का लॉस है। उससे एक चीज़ ख़राब होता है, जो लोकल बिजनेस है ना उनके अंदर से जो इन्फ्लुएंसर्स हैं उनका विश्वास हटते जाता है, कम होते जाता है। उनको ये लगता है कि यार ये कोई मार्केटिंग का तरीका ठीक नहीं है, हमने इसको इतना दिया और वापस जो हमें जनरेट होकर आया वो बहुत ही कम आया। बल्कि उनका जो अप्रोच होता है वही गलत होता है, उन्होंने गलत आदमी को ही बुला लिया है अपने यहाँ, ऐसा टाइप से मैंने देखा है। सही इन्फ्लुएंसर चुनना, हाँ, सही इन्फ्लुएंसर चुनना इम्पॉर्टेंट है। जैसे मैं शुरू बताया, एक गाड़ी अगर आपके पास है ना, और डायरेक्शन है तो आप सही जगह पहुँचोगे। अगर आपकी गाड़ी ख़राब है तो भी आप नहीं पहुँच पाओगे, अगर डायरेक्शन ही नहीं है तो फिर भूल जाओ अपने डेस्टिनेशन को। So I have seen few influencers in रायगढ़, ओके, अच्छे खासे फॉलोइंग से उनके, बट वो मोनेटाइज नहीं कर पा रहे हैं। मतलब उनको बिजनेस शायद नहीं मिल रहा है या फिर वो अप्रोच नहीं कर पा रहे, आई डोंट नो। तो क्या रीज़न है इसके पीछे? कंटेंट? मेरे को लगता है कि कंटेंट, ओके, क्योंकि कंटेंट अगर आप अपग्रेड करोगे तो आपको अपने आप में बदलाव दिखेगा। मेरे को प्रमोशन मिलना तब चालू हुआ जब मैं प्रमोशनल वीडियोस बनाया। किस टाइप की वीडियोस थे? प्रमोशनल वीडियोस यानी मैं किसी के दुकान में गया, मैं बोला भैया आप तो पहचान वाले हो, लो एक वीडियो। उसको देखा देखी किसी और ने मुझे बुलाया कि यार आपने वहाँ का वीडियो बनाया है, आइए मेरे पास। तो एक बार आग लगाने की देरी होती है, उसके बाद अपने आप वो भड़कते वैसी ही है। तो आपको पहले एक बार अप्रोच करना पड़ेगा, आपको एक बार वैसा चीज़ करना पड़ेगा जिससे किसी को कुछ फ्री में मिल रहा है वैल्यूबल चीज़, तो फिर वहाँ से आपको कोई दूसरा पैसा देके जाएगा। मेरा ये मानना है। अगर यहाँ का कोई क्रिएटर है जो छोटे लेवल पे काम कर रहा है, फिर चलो बड़े लेवल पे भी काम कर रहा है, अगर उसको पैसे कमाने हैं तो पहले वो स्टार्टिंग किसी को कुछ फ्री में देके चालू करें, उसके बाद से वो आगे वो कर सकते हैं। जैसे मैं एकदम छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, पुनीत सुपरस्टार, सबको ही जानते हैं उसको। उसके बहुत सारे इनकम सोर्स भी हैं, लेकिन उसका सबसे बढ़िया और मेरे को इंटरेस्टिंग जो इनकम सोर्स लगा ना, वो केवल हैप्पी बर्थडे बोलने वाला लगा। 25,000 उसका रेट है एक हैप्पी बर्थडे वीडियो बोलवाने का। अगर मैं उसको बोलता हूँ कि भाई मेरा बर्थडे है और हैप्पी बर्थडे बोल दे, तो 25,000 रुपये लेते हैं। तो शुरू में उसने कहीं ना कहीं से तो स्टार्ट किया होगा फ्री में देना। ऑनलाइन आया हैप्पी बर्थडे भाई करके, किसी ने किसी को बोला, उसके इतने सारे इन्फ्लुएंसर्स हैं, तो लोगों को वो फिर आगे वो कंटिन्यू रनिंग में आ गया। तो वैसे ही होता है, आप एक बार स्टार्ट करके देखो। जितने भी इन्फ्लुएंसर्स अगर देख रहे होंगे तो आप एक बार स्टार्ट करके देखो,
लोगों को फ्री में दे के देखो, अगर किसी को पसंद आया तो अपने आप आपके पास आएगा रिटर्न में। क्योंकि आई फील कि जो इन्फ्लुएंसर्स हैं इतना अच्छा मेहनत करके इतना फॉलोइंग बना पा रहे हैं तो मोनेटाइज नहीं कर पा रहे हैं, सो ये कोई वर्थ इट तो चीज़ है नहीं। फिर वो लोग करियर में भी फंस जाते हैं। ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है लोगों के साथ में। ये तो बीच मझधार में नाव डूब गई जैसा हो जाता है। अगर आपका कोई चैनल है, अगर आप उसमें काम करना बंद कर दिए या फिर वो चला गया किसी कारणवश, तो बीच मझधार में जैसे होता है ना आपका जो चलाने वाला था वो कूद गया नदी में, आपको छोड़ दिया अकेले नाव में, ऐसा टाइप्स हो जाता है। तो वैसा कंडीशन अगर आपके पास आती है या फिर सिचुएशन क्रिएट होने लगता है तो वही है, अपने आप को और थोड़ा इम्प्रूव करो। यार मैंने अच्छे अच्छे क्रिएटर्स को यहाँ डूबते हुए देखा है भाई, ख़त्म होते देखे हैं। और वो बहुत ही प्यारा क्रिएटर थे, शुभम, आप जानते ही होंगे, शुभम सब्स, जान रहे हैं, उसके वीडियोस देखे होंगे आपने, नाम तो ले दिया मैंने वैसे नहीं। बहुत ही प्यारा उसका कंटेंट होता था पहले, बट वो जब से उस चीज़ को छोड़ा, अपने फैमिली बिजनेस में आया, उसके बाद थोड़ा सा डाउनफॉल जो होता है चैनल का वो स्टार्ट हो जाता है। तो वैसा सिचुएशन भी ना आने दें। अगर आप क्रिएटर हैं तो कुछ ना कुछ डालते ही रहो। एक बिजनेस पर्सपेक्टिव से अगर सोचें तो आसानी से पैसे कमा सकते हैं अच्छे फॉलोइंग के साथ। हाँ, नहीं, 0 फॉलोअर्स के साथ में भी मैंने देखा है पैसे कमाते हुए लोगों को। कैसे, ये बताइए। तरीका होता है, एकदम छोटा सा एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। एक बंदे ने एसी का वीडियो बनाया, ठीक है, यूट्यूब पे एसी का वीडियो बनाया, और उस एसी के वीडियो में उसका 0 व्यू था, 0 सब्सक्राइबर हैं। उसने क्या किया कि एफिलिएट लिंक वगैरह लगा दिया, थोड़ा सा मेहनत करके आई बटन, ये वो, लन फन, डिस्क्रिप्शन वगैरह सब चीज़ रेडी कर दिया, बहुत प्यारा सा एक वीडियो बनाया। सब्सक्राइबर 0 है ना, याद रखना। उसने क्या किया, 5,000 रुपये खर्च किए और उस वीडियो को बूस्ट में लगा दिया यूट्यूब पे। उसका जो वीडियो का टॉपिक था टॉप 5 एसीज ऑफ 2020। तो वो जो वीडियो था वो चला तो नहीं, लेकिन हाँ, जितना भी ऐड में दिखाया लोगों ने देखा, और जितने भी लोगों ने भी देखा, कोई ना कोई आके पूरा वीडियो देखा। और कुछ और ऐसे लोग थे जिन्होंने जाके एफिलिएट लिंक से कुछ परचेज भी कर लिया। तो वो मैंने देखा था, उसका रेवेन्यू जो था करीब 30-40 हज़ार रुपये सिर्फ उसने एफिलिएट लिंक से कमाए थे, 5,000 के इन्वेस्टमेंट से। हाँ, 0 सब्सक्राइबर्स। हाँ। तो वही चीज़ होती है, अगर आपको मछली पकड़ना है, या तो आपको एकदम प्रोफेशनल बनना पड़ेगा, या फिर कांटे में एकदम महंगा चीज़ लगाना पड़ेगा। कांटे में अगर आप महंगा आइटम लगाओगे तो बड़ी मछली आएगी, है ना। right। थोड़ा सा आपको इन्वेस्टमेंट फेंकना ही पड़ेगा, तब जाके बड़ा इन्वेस्टमेंट आता है। बिना हम लोग ऐसा सोचेंगे कि यार नहीं, मैं 5,000 नहीं डालूंगा, मैं अपनी मेहनत से मैं 20 वीडियो बना के करूँगा, तो थोड़ा सा मेहनत उसमें आपको ज़्यादा लगेगा। भले ही आएगी, रेवेन्यू आएगी, पैसा आएगा, सब आएगा, लेकिन टाइम लगेगा। मेरे ख्याल से टाइम इज़ मनी। अगर आपको शॉर्टकट दिखता है तो शॉर्टकट ही अपना। बिजनेस पर्सपेक्टिव से एक और क्वेश्चन है मेरा कि क्लाइंट्स को आप अप्रोच कैसे करते हो? जब शुरुआत का समय था, मैं जब अप्रोच करता था तब दुकान से दुकान जाता था, डोर टू डोर, जो सबसे पुराना और कन्वेंशनल तरीका है। अब जाओ, उनसे बात करो, उनको अपने बारे में बताओ। क्या होता है कि जो जनरेशन गैप होता है ना, वो यहाँ पे प्रॉब्लम देता है। अगर किसी दुकान में कोई बूढ़ा बैठा हुआ है तो उसको जाकर समझाने का कोई मतलब नहीं। अगर उसी दुकान में कोई यंग बैठा है तो उससे आप जाकर सीधा बात कर सकते हो, बता सकते हो कि मेरा ये ऐसा ऐसा है। अगर उन्होंने आपका कहीं पे कुछ देखा होगा, डेफिनेटली वो आपको रेडी हो जाएगा वीडियो बनवाने के लिए। और बहरहाल तो अभी हाल में जाना नहीं पड़ता, फ़ोन आते हैं, तो वो अच्छा है वो कि फ़ोन आ रहे हैं, हम उठा रहे हैं, हमको समय मिल रहा है तो जा रहे हैं, और नहीं मिल रहा तो किसी और को भेज रहे हैं। नहीं, एक ब्रांड बिल्ड हो गया ना, रायगढ़ सिटी पेज। तो ये अभी की बात है, लेकिन शुरू के टाइम में हमको कुछ जाना ही पड़ता था भाई। हम लोग तो मतलब मैंने बताया ना, फ्री में भी मैंने वीडियो बनाए हैं, तो वहीं से अपने को चालू हो गया था कि मुझे भी अपना वीडियो बनवाना है, आ जाइए। इस तरीके से। दैट्स ग्रेट। आपसे एक रॉ सवाल पूछने वाला हूँ। सोशल मीडिया के डार्क ट्रूथ के बारे में बताइए। क्या इस फील्ड में भी पॉलिटिक्स और बुलिंग जैसी चीज़ें होती है? हाँ, होती है। मैं अपने घर का एड्रेस किसी को नहीं बताया। ओके, बताइए। और जितने भी आपके साथ हुआ है पर्सनली? हाँ, इसमें क्या होता है कि देखिए, जब मैं इस जॉब में नहीं आया था, जो भी कर रहा हूँ, उससे पहले मैं भी फ्री था एकदम, जो भी मन में आ रहा है डाल रहे हैं, जो भी कर रहे हैं। तो कुछ लोगों को मेरा जो बात था वो ख़राब लग गया था, और मेरा फ़ोन नंबर तो शुरू से डाला हुआ है, तो फ़ोन कर करके जो परेशान करने वाला चीज़ होता है वो हुआ है।
और वो होता है सभी के साथ में, एक न एक पॉइंट के बाद आते ही है वैसा सिचुएशन, अगर आप जब तक सोशल मुद्दे पे काम करोगे तब तक, क्योंकि जो सोशल मुद्दे होते हैं ना वही ट्रिगर करते हैं सामने वाले को आपको परेशान करने के लिए। भले ही उससे 10 लोग खुश होंगे, लेकिन जो 2 लोग नाराज हुए हैं ना, वो उनका नाराज़गी बहुत खतरनाक होता है। तो सोशल मुद्दे जो होते हैं उनको अब मैं देख के पिक करता हूँ। अगर ज़्यादा कंट्रोवर्शियल है तो पिक करने से अवॉइड करता हूँ। स्टोरीज़ में चला दिए, ग्रुप में डाल दिए, वो चलता है, बट उसका एकदम घुस पे काम करना वो थोड़ा सा मैं अवॉइड करता हूँ। और रही बात पॉलिटिक्स की, तो अभी हाल तो मेरा सेमी गवर्नमेंट में जॉब लगा है, सेमी गवर्नमेंट है, कोई परमानेंट नहीं है, बट फिर भी मैं अवॉइड करता हूँ। पॉलिटिक्स की तो मैंने बात कर ली है ना, सोशल इशूज़ होते हैं। मैं उस पॉलिटिक्स की बात नहीं कर रहा हूँ जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, मैं यहाँ जो इन्फ्लुएंसर्स हैं इनके बीच में जो होता है, इसके होता है भाई, होता है। मैं खुद एक्सपीरियंस किया हूँ। और ये जो काटल होता है या फिर जो बोलिंग करने की जो लोग होते हैं ना, वो एक्टिव रहते हैं, वो आपके ऊपर नज़र बनाए रखते हैं, वो आपको हर एक एक्टिविटी को भी जज करते हैं। और वैसे सिचुएशन में आदमी को कुछ हार्ड स्टेप्स भी लेने पड़ते हैं, क्योंकि देखो उनके नाराज़ होने से किसी को कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन आपका जो टाइम है ना वो थोड़ा सा डिस्टर्ब होता है। आपका जो समय है, आपका जो मेंटेलिटी है, आपका जो परफॉर्मेंस है, उस पर अफेक्ट करता है। बुलिंग वाली चीज़ें होती हैं जो, तो वैसे सिचुएशन में आप ब्लॉक सीधा करो, कोई उससे फ़र्क नहीं पड़ता किसी को। ब्लॉक मारने वाली जो चीज़ है उसका इस्तेमाल करो। और अभी हाल हमने देखा है कि इंदौर का है कि नागपुर का है शायद, एक लड़का सुसाइड कर लिया। आई थिंक 2 जने कोई है, 2 हैं। तो वो इसलिए सुसाइड किया क्योंकि वो मेकअप करके डालता था और उसको फिर मोहल्ले के लोग बुलिंग करने लग गए, है ना। तो उसके वजह से वो सह नहीं पाया, शायद कमेंट्स वगैरह भी उसको ख़राब बोलना चालू किए थे, वहाँ से वो सह नहीं पाया। 16 साल 17 साल का लड़का कितना सह पाएगा यार। तो वो सह नहीं पाया उस चीज़ को और अपना जान चला गया उसका। तो वैसा चीज़ होता है। और अगर मैं गांव लेवल की बात करूं तो वैसा चीज़ आपको ना सोशल मीडिया में घूमते हुए दिख जाएगा वीडियो। जैसे एक लड़का का आपने देखा है ना, वो जो छाती ठोक ठोक के बोलता है मैं गरीब हूँ, तो वो लड़का बड़ा हो चुका है। वो लड़का भी बंगाल या बिहार में कहीं पे घूम रहा था अपने ही गांव के आसपास में, उसको लोग पकड़ के पीटना चालू कर दिए। क्यों? तो तू गरीब है, तूने क्यों ऐसा वीडियो बना के डाला कि तू गरीब है। अब यार वो बंदा अपने कंटेंट के लिए काम किया, उसका कंटेंट वायरल हो गया, बस ये है कि गलत ऑडियंस के पास पहुंच गया। उसके चक्कर में आज वो बुलिंग का शिकार हो गया है ना। लोग उसको कुछ बोल रहे हैं या फिर उसको पकड़ के सीधा पीट ही दे रहे हैं। इसका क्या सॉल्यूशन है, मतलब नेगेटिविटी और ये क्रिटिसिज्म का कुछ? यार लोगों का जो थिंकिंग है उसका तो कोई सोल्यूशन अपन निकाल नहीं सकते, बस अपने को संभाल के चलना है, मैं यही प्रेफर करूँगा। और वही सबसे बढ़िया तरीका है, अपने आप को सेफ रखो। आपको जैसा कंटेंट बनाना है बनाओ, पॉलिटिकल बनाना है बनाओ, किसी समाज में कुछ गलत हो रहा है उसको बनाओ, लेकिन झूठ मत फैलाओ। झूठ फैलाओगे तो फिर पड़ेगा ही, है ना। अपना लिमिट जो होता है वो लिमिट को क्रॉस नहीं करना चाहिए आदमी को। मतलब सच बोलो, लेकिन उसमें मसाला मिर्च बना के मत बनाओ डालो कि मेरा कंटेंट चल जाएगा। नहीं, सच है उतना बताओ, काम खत्म करो। सोशल मीडिया फील्ड में कोलैबोरेशन की बहुत ज़्यादा बातें होती है क्रिएटर्स का आपस में, बट असलियत क्या है, मतलब क्या मेंटलिटी है? आपने क्या ऑब्जर्व किया है बाहर के क्रिएटर्स और यहाँ के क्रिएटर्स के बारे में बताइए। मैं अभी हाल देखूँ ना तो अपने छत्तीसगढ़ में कोलैबोरेशन वाला फीचर बहुत अच्छे इस्तेमाल किया जा रहा है। ओके। बाहर में ये सब चीज़ कम देखा मैं। जो बाहर के पेजेस हैं, बड़े बड़े शहर के पेजेस हैं, उसमें कोलैबोरेशन कम होता है। बल्कि हमारे जो छत्तीसगढ़ में जितने भी पेजेस हैं सब में आपको 2-3 कंटेंट के बाद कोलैबोरेशन कंटेंट दिख ही जाएगा, या फिर ऐसा भी दिखेगा कि 2-3 कोलैबोरेशन कंटेंट है फिर एक पर्सनल कंटेंट है। राइट। तो है यहाँ उस चीज़ का चलन है, अच्छा चल रहा है। लोगों को उससे फॉलोअर्स भी मिलते हैं, लोगों को उससे जैसे अगर कोई छोटा क्रिएटर है तो उसको थोड़ा सा नाम भी मिलता है। विन विन सिचुएशन है, विन विन सिचुएशन है। कोलैबोरेशन कोई ख़राब चीज़ नहीं है, अच्छा चीज़ है। बस उसको अब मैंने देखा है 10-10 लोगों को साथ कोलैबोरेट, मतलब वो चल रहा है ना। 5 जन का आ गया था बीच में, उसको कम करके फिर 4 लोग का किया है, 4 कोलैबोरेशन। ओके। तो थोड़ा सा लिमिट में वो होना चाहिए, 2 किए तब ठीक है, क्योंकि जो बाकी 2 है ना उनको कोई फ़ायदा नहीं मिलने वाला। उनके चैनल में रहेगा, उनके पेज में रहेगा कि एक वीडियो है जिसमें अच्छा खासा व्यू गया है, बट वो आपको एक फॉलोअर तक नहीं देके जाएगा।
अगर वो 3 से 4 गए तो। वो क्रेडिबिलिटी मेंटेन नहीं हो पाती है। हाँ हाँ। आई फील कि ये बहुत ही बढ़िया कन्वर्सेशन है अब तक। मुझे तो बहुत अच्छा लगा, और आपकी कुछ बताइए, कैसा फील हो रहा है मेरे से बात करके? बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि ऐसे सवाल तो जो होते हैं वो बहुत कम पूछे जाते हैं लोगों द्वारा। मैक्सिमम लोग यही पूछते हैं कि कैसे पैसा कमाएं, कैसे फॉलोअर बढ़ाएं। तो सबका मेरे सवाल का जवाब सेम ही रहता है, आप कंटेंट बनाओ, आप कंटेंट बनाओ, आपको सब चीज़ मिलेगा। और आपके साथ बात करके मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है अभी। आज तो मैं और 1 घंटा बैठने के लिए रेडी हूँ। थैंक यू सो मच। और ये हो सकता है ये जब अपन जब इंजीनियरिंग कॉलेज में थे, ये उस टाइम से ऐसा है कि दो जब इंजीनियर्स बैठते हैं तो इस लेवल की बातें होती है, डीपली किसी टॉपिक में घुस के। ये शायद उस ग्राइंडिंग का ही असर है, बोल सकते हैं, है ना? सो अब तो क्वेश्चन मेरे ख़त्म हो गए और इस पॉडकास्ट के एंड में हैं। अगर आप कुछ ऑडियंस को कुछ वैल्यूबल चीज़ें अगर बोलना चाहेंगे, जो कंटेंट क्रिएटर्स हैं या फिर जो ऑडियंस हैं, उनके लिए कुछ बोलना चाहेंगे तो बोल सकते। देखिए, कंटेंट क्रिएटर जो है वो बहुत ही अच्छा एक जॉब अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि इसमें आपको लाइफ टाइम जो है खर्चा इसका निकल जाएगा, आपका पैसे कमाने का झंझट नहीं रहेगा। बस ये है कि आपको कंटिन्यूअसली आपको अपना कंटेंट बनाना है, आपको उसमें कोताहल नहीं करना है, उसमें आपको आलस नहीं दिखाना है कि आज मैं नहीं करूँ या नहीं कल करूँगा वाला। आपको पहले से 30 दिन पहले का आपके पास कंटेंट रेडी होना चाहिए। मैं पहले ही बीच में बताया था कि इंडिया जो है त्योहारों का देश है, तो आपको हर त्यौहार का कंटेंट रेडी है। आप इसको मान के चलो, त्यौहार आज से 2 महीने बाद भी है, लेकिन फिर भी मेरे पास कंटेंट उसका दिमाग में होना चाहिए कि उस दिन मैं क्या करूँगा। तो एक वैसा एक चीज़ होता है। दूसरा, आपको डेली अपने आसपास देखना है कि क्या चल रहा है, न्यूज़ में क्या चल रहा है, वैसा कंटेंट बनाने की कोशिश करो। क्योंकि अपग्रेड अगर आप अपने आप को करना है तो अपडेट रखना पड़ेगा। अपडेट हो रहोगे तो अपग्रेड अपने आप होगी। तो वो चीज़ है, उसको भी थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। और रही बात पैसे कमाने की, तो आप पहले फ्री में काम करो। फ्री में काम करोगे तो आपको पैसे कमाने का अपॉर्चुनिटी मिलेगा। क्योंकि मैंने कहीं पे सुना है कि आप जिस अनुपात में दोगे उस अनुपात में मिलेगा। अनुपात मतलब रेशियो, जिस रेशियो में काम करोगे उसी रेशियो में आपको मिलेगा। अगर आपने किसी के लिए 4 बार काम किया तो कहीं ना कहीं से 4 बार काम आपको वापस मिल के आएगा, लेकिन आएगा। तो वही चीज़ है, आपको अपना बेस्ट देना है। और थिंकिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है, सोचना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपने सोचा इसलिए ये टॉर्च पॉडकास्ट बना, मैंने सोचा इसलिए रायगढ़ सिटी बना, किसी और ने सोचा तो उसका पेज बना, है ना। तो सोचने से होता है, जब तक आप सोचोगे नहीं तब तक कुछ होगा नहीं। एम आपका क्लियर होना चाहिए। आपको नाम कमाना है, पैसा कमाना है, आपको क्लियर होना चाहिए। कैसे कमाना है वो भी आपको क्लियर होना चाहिए। अगर आप बिना डायरेक्शन के अगर आप समुद्र में कूद जाओगे तो आप कहीं नहीं पहुंच पाओगे, डूब के मर जाओगे, है ना। तो एक डायरेक्शन होना चाहिए आदमी के पास, उसको करने के लिए ताकत भी होनी चाहिए। और बस बोर मत होना, जो भी कर रहे हो बोर मत होना। अगर बोर हो गए जिस दिन, उस दिन आपका कंटेंट ख़त्म हो जाएगा, उस दिन आपका चैनल भी हो सकता है ख़त्म हो जाए। क्योंकि जिस दिन आदमी बोर होता है अपने काम से, उस दिन फिर वो इज डेड, हाँ, रिटायर हो जाते हैं। सो आपको क्या लगता है पॉडकास्ट के फ्यूचर के बारे में? क्योंकि जो बड़े शहर में है वहाँ पॉडकास्ट बहुत अच्छे से चल रहे हैं। बहुत बड़े बड़े जो पॉडकास्टर हैं, लाइक रणवीर अलावादिया हैं, राज समानी, विनम्र करके हैं। सो वो लोग बहुत अच्छे कर रहे हैं। बस यहाँ पे जो पॉडकास्टर हैं वो लोग भी अच्छे लेवल में कर रहे हैं। आपको क्या लगता है, लोग पॉडकास्ट देखेंगे? देखो, पॉडकास्ट का भविष्य बहुत सुंदर है, क्योंकि इसमें आपको मिलता है वैल्यूबल कंटेंट। आदमी मेरे पास आके इतना सारा सवाल नहीं पूछ सकता, या फिर पूछेगा तो भी मैं उसको इतना सारा जवाब नहीं दे पाऊँगा। मैं कहीं पे बैठ के वो स्पेसिफिक क्वेश्चन के स्पेसिफिक जवाब दे दिया, एंड दैट इज़ अ वैल्यूबल कंटेंट। वो आपको बहुत आगे ले जाएगा, आपके पेज को आगे ले जाएगा। मेरे जगह कोई और भी अगर आता है तो वो आपको वैल्यूबल कंटेंट ही देगा। तो पॉडकास्ट का भी है, सीज़न है, चल रहा है, और मेरे को लगता है कि ये अभी और चलेगा 10 साल। ओके। फिर वहाँ से तो आपको अपग्रेड होना ही है, आप उससे ऊपर भी पहुँच जाओगे आप, है ना। किसी को बताना नहीं पड़ेगा, लेकिन इसका फ्यूचर है। और बड़े शहरों को देख के टियर 2 टियर 3 सिटीज़ में वो काम चालू होता है। उसका टियर 3 में जब वो स्टार्ट होता है, उसके बाद वो फिर फैलता है लोगों में। तो हो सकता है कि रायगढ़ में और पॉडकास्ट के जो चैनल्स हैं या फिर और पॉडकास्ट के जो सेटअप हैं वो क्रिएट होके आएँ। आई रियली फील कि ना और पॉडकास्टर आने चाहिए, ताकि एक कल्चर बने पॉडकास्ट का। और जितने भी आर्टिस्ट हैं, क्रिएटर्स हैं, सबको एक साथ लेके आएँ कि एक कल्चर बनेगा। तो उसमें क्या है, सबका ग्रोथ ही है।
और छत्तीसगढ़ को एक ब्रांड के तौर पे इंडिया पे प्रेजेंट कर सकते हैं। और मतलब मैंने तो देखा है कि पॉडकास्ट से आदमी लोग मतलब पैसे भी कमाते हैं, नाम भी कमाते हैं, और एक प्रकार से वो हॉबी की तरह स्टार्ट किए थे लेकिन अब वो प्रोफेशन भी बन गया है, क्योंकि इसमें बहुत ही अच्छा नॉलेज का बात मिलता है। अच्छा मैं खुद आपका पुराना पॉडकास्ट देख रहा था यहाँ आने से पहले, तो उसमें मेरे को अच्छा लगा। क्या अच्छा लगा कि लोग अपना वैल्यूबल चीज़, अपना वैल्यूबल जो नॉलेज है, इसको ग्रैब करने में 5 से 6 साल टाइम लगा रहता है, उसको वो थोड़े छोटे से वीडियो में समझा के जा रहे हैं, तो दैट इज़ अ वेरी ग्रेट थिंग। और मैं तो यही आपसे उम्मीद करूँगा कि जो यहाँ के और इन्फ्लुएंसर्स हैं उनको भी आप बुलाएं, फिनफ्लुएंसर्स को भी बुलाएं जो फाइनेंस के बारे में नॉलेज देते हैं। कोशिश करें कि आपके जितने भी व्यूअर्स हैं उन सबको हर तरह का नॉलेज मिले, चाहे वो पॉलिटिक्स से हो चाहे वो पैसे का हो। बिल्कुल, आप शुरू से ही हमारा कॉन्सेप्ट ही है कि लोगों को स्मार्ट बनाना, हर तरीके से हर फील्ड के लोगों को हम लेके आएंगे और वैल्यूबल चीज़ें। एंड आई होप कि इस पॉडकास्ट से भी आपको बहुत सारे वैल्यूबल चीज़ें सीखने को मिली हैं और कंटेंट क्रिएशन के बारे में। और जिनको शुरू करना है अभी से शुरू कर दीजिए, क्योंकि अपॉर्चुनिटीज़ आगे बहुत ज़्यादा है आने वाले 5-10 सालों में। सो अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं, कंपटीशन भी है, तो हाँ। स्टार्ट नाउ, अपग्रेड करते रहिए और हम ऐसे पॉडकास्ट लाते रहेंगे और भी, और भैया के साथ और भी बातें करेंगे हम इन फ्यूचर। थोड़े से इंटेलेक्चुअल बातें भी करनी है आपसे। सो थैंक यू सो मच भैया पॉडकास्ट में आने के लिए। थैंक यू मेरे को बुलाने के लिए। और और अच्छा लगा मेरे को यहाँ पे आके, और मिलते हैं फिर अगले पॉडकास्ट में। ओके, अगर आप यहाँ तक पहुँच चुके हैं वीडियो में, तो आप जान चुके होंगे कि इस वीडियो का क्या वैल्यू है। अगर आपको वैल्यूबल कंटेंट लगा, अगर आपको ये चैनल अच्छा लगा, तो टोर्स रावत भाई के जो TR पॉडकास्ट चैनल है उसको आप ज़रूर फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, और इनको इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब हर जगह आप खोज सकते हैं। और इनके जो पुराने वीडियोज़ हैं उनको भी आप देखें और बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि आपको और जो नए इन्फ्लुएंसर्स आएंगे जो भी यहाँ पे आके बैठेगा इस सीट पे, तो उसका वीडियो आपको जल्द से जल्द मिले, पहले पता चले। घंटी भी दबा दीजिए इसमें। और तो चलिए ख़त्म करते हैं वीडियो को, मिलते हैं अगले वीडियो में। ओके, थैंक यू सो मच भैया, मिलते हैं फिर। ओके, ओके, थैंक यू। थैंक यू।